लेकिन जिन के पूछने पर वो शर्मा जाती है। जिन 3 खतरनाक डिजास्टर्स को सर्वाइव करके आया है और जब भी ऐसा हुआ है वहाँ कई लोगों की जान गई है, लेकिन वो हमेशा ही जिंदा वापस आया है। इस चीज की एक ही एक्सप्लेनेशन है, रीअवेकनिंग। और आन जिन को रिक्रूट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। आन जब उस पोर्टल के पास पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ तो पिकनिक चल रही है। तभी उनके सामने सोंगी आ जाती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ से दूर रहें, ये जगह खतरनाक है। और उनके पूछने पर वो बताती है कि वो एक हंटर है और स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। एक सेकंड, क्या इसका मतलब वो अकेला ही अंदर गया है? लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत बड़ी मछली लगने वाली है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में डंजन को क्लियर करके जिन वो बाहर आ जाता है और वो उसे कहता है कि कल वो बिजी है तो वो किसी भी रेट पर नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने जो 3 गेट्स को रिजर्व करके रखा था उन्हें होल्ड करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एक अजीबोगरीब सा सीन देखते हैं और चॉय उस भयानक सपने से जाग जाता है। वो कुछ पेपर्स को देखता है। जेजू आइलैंड पर जाने का समय लगभग हो चुका है। दूसरी तरफ रात को आन जिन से मिलने जाता है और खुद को व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर की तरह इंट्रोड्यूस करता है। वो जिन को ऑफर करता है कि जो भी उसे यूजन कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं वो उसका डबल पे करेगा अगर वो व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करता है। तो आन को पूरा यकीन है कि जिन वो एक की रैंक है तो वो उसके ऑफर को कभी रिफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन तब भी जिन वो उससे पूछता है व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग की कीमत क्या होगी? 50 बिलियन। यूजन कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रही है और वो उसे सबूत भी दिखा देता है। बिना अपने सुपीरियर से बात करे मैं हमारी बिल्डिंग को ऑफर में नहीं दे सकता, तो हमारी आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और जिन वो वहाँ से जाने लगता है मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तभी अचानक से वो गायब हो जाता है और आन देखता है कि उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा है। इससे वो समझ जाता है कि जिन्वो के पास स्टेल्थ स्किल है और इसलिए यूजिन उसे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जिन्वो उसे पीछे घूमने से मना करता है। मुझे तुम्हारे बारे में तब पता लगा जब मैं सी रैंक गेट्स के बाहर के बारे में देख रहा था। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सेक्रेटरी। अगर इसके बारे में किसी और को पता लगा तो तुम दोनों मेरे पहले शिकार होगे। मैं वादा करता हूँ हमारे अलावा ये किसी को नहीं पता लगेगा। जिसके बाद जिन्वो उसके सामने आ जाता है। लगता है ये सी रैंक गेट्स को खरीदने की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ समय तक मुझे ऐसा ही करते रहना होगा। मैं समझ सकता हूँ, पर हमें नए बंदों को ट्रेन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। चलो एक डील करते हैं। हमारे पास अभी 3 सी रैंक गेट्स हैं। मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, पर तुम्हें हर गेट के 300 मिलियन देने होंगे। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। प्लीज आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं, 200 मिलियन। इसके लिए जिन वो तुरंत ही मान जाता है और दोनों की डील पक्की हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो आन को कहता है कि अपनी आंखें बंद करे और मुंह खोले और वो उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है। मुझे तुम पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। उसका असिस्टेंट आके पूछता है कि यहाँ हुआ क्या? जितना मैंने सोचा था ये मछली उससे भी बड़ी है। बाद में वो कंफर्म कर देता है कि उसे 600 मिलियन मिल गए हैं। हम तो इन गेट्स को वैसे भी छोड़ने वाले थे, आपने इनके 600 मिलियन कैसे ले लिए? पर जिन्वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में आन को पता लगता है कि जिन्वो ने उसे चूना लगा दिया, क्योंकि अब कई सारे सी रैंक गेट्स हैं जो कि 70 मिलियन से भी नीचे के बिक रहे हैं। जिन्वो उसे एक मैसेज भेजता है, ये मेरे ऊपर नजर रखने के लिए था, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आन समझ जाता है कि उसे जिन्वो से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, पर उसे इस बात की खुशी भी है कि उसे अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। वहीं जिन्वो कहीं जा रहा है ताकि वो पता लगा सके कि ये जॉब चेंज क्वेस्ट आखिर है क्या। वो सिटी से बहुत दूर एक जंगल में जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट में आखिर क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेस्ट जैसा नहीं है। वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकता है और डिसाइड करने के लिए उसके पास पूरा टाइम है। यानी ये काफी खतरनाक होने वाला है, और इसका मतलब ये है कि इससे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने एक दरवाजा खुलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं किया था, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। और वो गेट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ वो अपने बापू के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसका बड़ा भाई भी वहाँ पहुँच जाता है। डंजन के अंदर जिन्वो को पता लगता है कि वहाँ वो ना पोशंस का यूज कर सकता है ना ही रिकवर कर सकता है, और बिना क्वेस्ट को कंप्लीट किए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यानी उसे अब बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक आर्मर टाइप बीस्ट है और जिन्वो एक झटके में ही उसे मार गिराता है। मजाक कर रहा था मैं। उसके अटैक से उस नाइट का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और जब वो नाइट उसके ऊपर हमला करता है वो उसकी ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। वो फिर से अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। जिन उसके अटैक को डॉज करता रहता है। मैंने तुमसे भी तगड़े आर्मर वाले एनिमीज को हराया है। जिसके बाद वो उसके साथ भी वही करता है जो कि उसने उस स्नेक के साथ किया था, और अपने हाथों से ही उसे तोड़ देता है। मैंने एक बार अपनी फेटल स्ट्राइक स्किल वेस्ट कर दी, पर इसके बारे में तुम लोग मुझे ज्यादा तो सोचने दोगे नहीं, है ना? दूसरी तरफ ओके फादर उसके बड़े भाई से पूछते हैं कि उसकी गिल्ड एस्टैब्लिश करने के एफर्ट कैसे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जितने भी एसरैक हंटर्स से उसने बात की है सबने उसे मना कर दिया। तो वो कहता है कि वो दूसरी कंट्री के हंटर से बात कर रहा है। वो समझ जाता है कि उसके लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी जिसंग उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम सीक्रेटली किसी चीज पर काम कर रहे हो, पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता है। ये सब सुन के वो चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि जिसंग उससे ऐसी बात नहीं करता अगर उसे ये ना पता होता कि उसका पार्टनर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ डंजन में जिन्वो उन सभी नाइट्स को मारता ही जा रहा था। उसे पता है कि उसे जल्द ही आराम करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तभी वो कुछ सेंस करता है और एक और मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। क्या इसने अभी स्टेल्थ स्किल का यूज किया? तभी उसके ऊपर एक मेज हमला कर देता है। ये आखिर कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अपनी पुरानी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे अलग अलग एनिमीज के लिए अपनी अलग अलग स्किल्स का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्स को हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी ताकत को यूज करना है,
स्टेल्थ वाले को मारने के लिए परसेप्शन चाहिए और मेज को हराने के लिए मुझे अपनी इंटेलेक्ट का यूज करना है। लेकिन जिन्वो ने अपनी उस स्टैट को ज्यादा बूस्ट नहीं किया था और उसकी थकावट भी अब बढ़ने लगी है। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ चोई अपनी टीम के साथ जेजो आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं डंजन में सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिन्वो को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक बहुत ही ज्यादा लाइट वेट आर्मर है और साथ ही उससे कुछ और आइटम्स और पॉइंट्स भी मिले हैं। और थोड़ा आराम करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलते ही उसे बहुत खतरनाक ऑरा फील होता है। अंदर किसी तरह का सिंहासन है जिसकी रक्षा के लिए वहाँ एक नाइट आ जाता है। उसकी प्रेजेंस और ऑरा से उसे वही डंजन याद आने लगता है और बिल्कुल डबल डंजन वाला ही डर महसूस होता है। उस नाइट का नाम इग्रेस है, जो कि डार्क रेड कलर में आ रहा था, यानी वो जिन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इग्रेस इंस्टेंटली उसके ऊपर हमला कर देता है और जिन्वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पिलर्स को मोमबत्ती की तरह काट सकता है। वो मॉन्स्टर आसानी से उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और उसकी स्पीड और ताकत के सामने जिन्वो कुछ नहीं कर पाता। वो बस एक बाउंसिंग बॉल की तरह पूरे थ्रोन रूम में इधर से उधर टकराता रहता है। इसके बाद हमला करने की जिन्वो की बारी थी। वो अपनी स्पीड का यूज करके उसके ऊपर कई बार हमले करता है, लेकिन आखिरकार जब उसके ऊपर एक अटैक लैंड होता है वो उसके आर्मर को स्क्रैच भी नहीं कर पाता। इग्रेस जब उसके ऊपर हमला करता है वो बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि स्पीड में वो भले ही लगभग बराबर हो, लेकिन ताकत में इग्रेस उससे कहीं ज्यादा आगे है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मेरा वेपन तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। जिसके बाद वो अपने वेपन को इन्वेंटरी में वापस भेज देता है, लेकिन जिन्वो हैरान हो जाता है जब इग्रेस अपने सारे वेपन्स को नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ चोई चेयरमैन को कॉल करता है और इस ऑपरेशन को अप्रूव करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम अपना ध्यान रखना, मुझे पहले से ही पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये मिशन सिर्फ थ्रेट लेवल्स को चेक करने का है। हमें पता लगाना है कि आखिर वो कितने ताकतवर हैं। दूसरी तरफ डंजन में इग्रेस अभी भी उसकी कुटाई कर रहा है। वो भी बिना किसी वेपन के वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और लात घूसों की उसके ऊपर बारिश कर देता है। किसी तरह वो उसके अटैक से बचकर साइड आ जाता है। मैंने उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे 500 एचपी कम हो गए। अगर मेरे पास वो आर्मर ना होता तो पता नहीं क्या होता। मुझे नहीं लगता कि मैं ताकत में इसे हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी डैश स्किल का यूज करने लगता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके किसी तरह उसे एक मुक्का मार देता है, लेकिन इसके बाद वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इग्रेस हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तब इग्रेस उसे लात मार के दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसे वो हवा से ही जमीन पर पटक देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिन्वो हार नहीं मानता और वो दोबारा खड़ा होकर उसके ऊपर हमला करता रहता है। उसकी मेहनत आखिरकार काम आती है और वो उसकी गर्दन पर जोर की लात मारता है, लेकिन इससे इग्रेस की सटक जाती है और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा बुरी तरह से हमला करने लगता है। वो बिल्कुल उसे वैसे ही मार रहा था जैसे मेरी माता श्री कपड़ों को धोती है। वो उसकी धुलाई करता करता उसे उसी गद्दी के ऊपर फेंक देता है। जिन्वो की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। इग्रेस उसके पास जाता है और अपनी तलवार को समन करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वो अपने हाथों से ही उसकी तलवार को रोक देता है। मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। वो उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और अपनी ब्लेड को समन करके उसकी आंख में हमला कर देता है, जिसके बाद जिन्वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इग्रेस को पीछे ढकेलने लगता है और उसे सीधा दीवार में दे मारता है। इग्रेस जिन्वो का डैगर यूज करने लगता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे वापस अपने हाथों में समन कर लेता है। जिन्वो उसकी गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन वो कट ज्यादा गहरा नहीं था। वो जिन्वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जितनी भी स्किल्स होती हैं सारी स्किल्स का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है और आखिरकार उस नाइट को हराने में कामयाब होता है। जिसके बाद उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो इस लड़ाई को जीत गया। हमारी ताकत और स्पीड दोनों में ही बहुत ज्यादा गैप था। मैं तो सिर्फ गलती से जीत गया। अगर मैंने एक भी गलती की होती तो मैं मर चुका होता। तब जिन्वो को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक है 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा एस रैंक हेलमेट है जो कि इग्रेस ने पहना था। वो टीमन कासल की भी एस रैंक थी ना, लेकिन इस तरह के गियर तो मुझे पहली बार मिले हैं। वो हेलमेट उसके स्टैट्स को बूस्ट कर देता है और डैमेज को 15% से कम भी। उसे एक रूल स्टोन भी मिलता है रूलर्स हैंड स्किल के लिए और उसका फाइनल रिवॉर्ड एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन है। मैं तो इसे अपनी इन्वेंटरी में भी नहीं रख सकता, तो अब क्यों मिल रहा है ये? जब मैंने बॉस को हरा दिया, क्या अभी जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ है? तो अभी उसके पीछे दर्जन भर पोर्टल्स खुल जाते हैं। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होता है। अब उसे जितनी देर हो सके उतनी देर सर्वाइव करना है ताकि वो एडवांसमेंट पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। जितने ज्यादा उसके पास पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा उसे हायर क्लास मिलेगी। उसके सामने नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई की टीम जेजो आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठकर निकल जाती है। वहीं डंजन में जिन्वो उन सभी नाइट से लड़ता रहता है, लेकिन क्योंकि पोर्टल से मॉन्स्टर्स आते रहते हैं वो काफी ज्यादा थक जाता है, तो वो अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज करता है और एक जगह छुप जाता है। मुझे बस अपने माना को मैनेज करना है और मैं जितनी देर चाहूँ यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि एक मेज उसके स्टेल्थ को तोड़ देता है और अब उसे फिर से उन सभी से लड़ना पड़ता है। लड़ते वक्त एक नाइट उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे एक ही लात में मारने के बाद वो सोचने लगता है कि अब उसका यहाँ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने चाहता है, एक नाइट उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और सभी नाइट्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्वो उन सभी नाइट से पिटने लगता है और अब उसके पास बाहर जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सर्वाइव करने का उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इन सभी चिमकांटियों को मारना। तो वो फिर से उनकी कुटाई करने लगता है, लेकिन उसकी सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं है क्योंकि उसकी थकावट बढ़ती ही जा रही है और अब वो ना ही स्टेल्थ का यूज कर सकता है ना ही मर्डरस इंटेंट का। लेकिन वो हार नहीं मानता और उन सबसे लड़ता जाता है। मैं हमेशा से सबसे कमजोर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ कैसा लगता है, पर मैंने तब भी कभी हार नहीं मानी। ये पहले से बिल्कुल भी अलग नहीं है और मैं आज भी हार नहीं मानूंगा। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जाती है। तभी मॉन्स्टर्स उससे बात करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो वीकेस्ट हंटर है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे हर डंजन में जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। तभी उसके सामने जूही और सॉन्ग आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब उसे आराम की जरूरत है, उससे अब लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद जिन्वो की पुरानी छवि आती है। तुम पहले से बहुत आगे आ गए हो, इतना काफी है। मैं तो तुम्हें
मैं पहचान भी नहीं पा रहा। तुम इतने लंबे और हट्टे कट्टे कब हुए? लेकिन ये सारे बदलाव सिर्फ ऊपर से हैं, अंदर से तुम अभी भी वही जिन्वो हो और आज तुम फिर से मरने वाले हो। तुम हमेशा ही एक ई रैंक हंटर रहोगे। तुम एक ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में अपनी जगह के बारे में कभी पता ही नहीं लगा। तभी जिन्वो एक नाइट के हमले को डॉज करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनसे नहीं बच पाता क्योंकि एक बड़ा सा नाइट पीछे से आकर उसके सर को जमीन में मार देता है। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। तुमने ही कहा था ना कि तुम रेडी हो, तुम यही डिजर्व करते हो। क्या मैं सच में नहीं बदला? क्या मैं अभी वही जिन्वो हूँ? तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि उसने अपनी डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, तब उसकी पेनल्टी शुरू हो जाएगी। लगता है लक भी एक स्किल है। लगता है वो लोग तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। चलो फिर दोबारा मिलते हैं। उस नाइट के हमला करने से पहले ही जिन्वो उस पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए जिन्वो कुछ पोशंस पीता है, लेकिन जब वो हीलिंग पोशन पीता है उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो कुछ ज्यादा ही टूट फूट गया है। अगर वो रिकवर होना चाहता है तो या तो वो नेचुरली हील हो या तो लेवल अप करे। उसी वक्त वहाँ वही वाले सेंटिपीड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और जिन्वो उनसे लड़ने लगता है। जब तक कि मैं मर नहीं जाता, ये दर्द सिर्फ मुझे और ताकतवर बनाएगा। दूसरी तरफ जिन्हा देखती है कि अभी तक उसका भाई वापस नहीं आया था और उसे लगता है कि शायद उसे कोई लड़की मिल गई होगी। नहीं, ऐसा तो क्या ही होगा, बस वो पेरेंट टीचर मीटिंग पर आ जाए। वही पेनल्टी जोन में जिन्वो ने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है जिनसे वो किसी वक्त पर डरा करता था और लेवल अप करके अपनी सारी हेल्थ को रिकवर भी कर लिया है। पेनल्टी जोन में अब उसके पास 10 मिनट बचे हैं, तो वो शॉप में जाकर नाइट किलर डैगर खरीदता है। इससे वो आर्मर टाइप बीस्ट को 25% ज्यादा डैमेज कर सकता है। इग्रेस से लड़ाई के बाद जो उसे रूलर्स हैंड की स्टोन मिली थी वो उसका यूज करता है। इससे उसे एक्टिव स्किल रूलर्स हैंड मिलता है जो कि बिल्कुल बेमाना यूज नहीं करता और इस स्किल का यूज करके वो बिना चीजों को छुए मूव कर सकता है। और उसे याद आता है कि इग्रेस ने इसे अपनी स्वॉर्ड पर यूज किया था। जिन्वो उसे ट्राई करता है पर उसे पता लगता है कि अभी के लिए बड़े ऑब्जेक्ट्स को इससे मूव नहीं कर सकता। इसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वो वापस से डंजन में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो सभी हंटर्स जेजो आइलैंड के काफी करीब आ गए हैं। पायलट चोय को बताता है कि पानी के अंदर कई माना के सोर्सेज हैं और जो चीज चोय देखता है वो देखकर वो हैरान हो जाता है। डंजन में अपने नाइफ किलर डैगर का यूज करके वो आसानी से उन नाइट्स को हरा रहा था, लेकिन उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं तो नाइट्स को मारता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? वो मेजेस क्या कर रहे हैं? वो तो मुझ पर हमला भी नहीं कर रहे, बस खड़े हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वही मेजेस गेट्स को ओपन करके नाइट्स को यहाँ समन कर रहे हैं। ये चीज समझते ही वो जाकर एक मेज पर हमला कर देता है और जैसे ही वो मेज मरता है कई सारे नाइट्स अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और अब उसे बस 5 और मेजेस को मारना था। वो अपने रोलर्स हैंड का यूज करके अपने दूसरे डैगर को भी अपने पास बुला लेता है और अपने नेक्स्ट अटैक से एक और जादूगर को मार देता है और उसके बीच जो भी नाइट्स आते हैं वो उन्हें भी काटता जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने रोलर्स हैंड का यूज करता है और एक और मेज को खत्म कर देता है और अब बस 3 मेजेस बचे थे, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं और सभी नाइट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा सा गोलम बना देते हैं। लेकिन जिन्वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर उसे बांध देता है। इन कथों ने क्या सोचा था कि एक बड़ा टारगेट मुझे ज्यादा देर तक रोक पाएगा? तुम तीनों गलत थे। एक बड़ा टारगेट नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे टारगेट्स मेरा रास्ता रोक सकते थे। और जिन्वो सभी मेजेस को हराने में कामयाब होता है, पर वो गोलम अभी भी जिंदा था। लेकिन अब जिन्वो की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का ही यूज करके उस गोलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे वो सभी मॉन्स्टर्स हार जाते हैं और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और वो अब एक एडवांस क्लास चुन सकता है। लेकिन जिन्वो को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके सामने नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती रहती है जहाँ पे लिखा था कि जहाँ पे प्लेयर जाएगा उसके पीछे एंजल ऑफ डेथ आएगी। चाहे वो कोई भी रास्ता चुने, उसका रास्ता लाशों और खून से भरा होगा। प्लेयर को बहुत ज्यादा पावर चाहिए और वो उसे हासिल भी करता है, वो भी बिना किसी की मदद के। शैडो आर्मी उसे फॉलो करेगी और उसे पता चलता है कि उसकी क्लास नेक्रोमैंसी है। नेक्रोमैंसर एक ऐसी क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को अपने सर्वेंट्स की तरह यूज करते हैं। मैं तो एक असासिन हूँ, अगर मैं नेक्रोमैंसर बन गया तो मेरी सारी स्किल्स और ताकत वेस्ट हो जाएगी। तो वो इस क्लास को डिक्लाइन कर देता है। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि नेक्रोमैंसर एक हिडन क्लास है और सिस्टम फिर से उससे पूछता है कि क्या अभी वो उसे डिक्लाइन करना चाहता है। जिन्वो अब सोचने लगता है अगर ये कोई हिडन क्लास है तो क्या इसका मतलब मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी? काश मेरे पास किसी नेक्रोमैंसर का एग्जांपल होता। एक सेकंड, ये मेज जिसने जो ये समन किया था नेक्रोमैंसी तो उसी की तरह है ना? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। क्या अभी तक जो भी हुआ सिस्टम ने प्लान किया था? जो भी हो, ये इंटरेस्टिंग तो है। मेजेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते पर मैं तो हूँ और कहीं भी रूल्स में नहीं लिखा कि मेजेस खुद सामने से जाकर नहीं लड़ सकते। अगर क्लास स्टैट्स की तरह है तो जब मैं लेवल अप होऊंगा तो वो भी लेवल अप होंगे और मेरी शैडो आर्मी भी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिन्वो एक्साइटेड हो जाता है कि अब सोलो लेवलिंग सोलो नहीं बचेगी और वो इस क्लास को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो चारों तरफ से किसी डार्क पावर से गिरने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर सिस्टम उसे बोनस पॉइंट्स देने लगता है। क्योंकि वो सर्वाइवल टाइम से भी ज्यादा देर तक रुका रहा तो इसकी एडवांसमेंट पॉइंट्स क्लास थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती हैं। जिन्वो की पावर बढ़ती जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो नेक्रोमैंसर से शैडो मोनार्क तक पहुंच भी गया। उसे यूनिक क्लास स्किल्स भी मिली है और 10 एबिलिटी पॉइंट्स भी। क्या क्वेस्ट कंप्लीट हो गया? लेकिन तभी उसे लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उन लोगों से आ रही थी जो कि दर्द में थे। जिन्वो को अब उन मॉन्स्टर्स में शैडो जैसी चीज दिखाई दे रही थी और वो अपनी स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन उनके ऊपर यूज कर सकता है। उसे पहले एक कमांड वर्ड चूज करना होगा तो वो अराइज चूज करता है। जैसे ही जिन्वो ये कहता है उसके शैडो आर्मी के पहले मेंबर्स उसके सामने आते हैं। शैडो एक्सट्रैक्शन के साथ साथ उसके पास शैडो स्टोरेज नाम की स्किल भी है। शैडो एक्सट्रैक्शन से वो अपने माना का यूज करके शैडो सोल्जर बना सकता है और शैडो स्टोरेज से वो अपने सोल्जर्स को स्टोर कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। उसे बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकती है उसके टारगेट के स्ट्रेंथ और मौत से बीते हुए समय के बेस पर। जिन्वो देखता है कि उसने नाइट्स और मेजेस दोनों को ही समन कर लिया है और उनके रैंक्स भी अलग हैं। एक सेकंड, क्या मैं एस रैंक शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और क्या शैडो बनने पर वो उतने ही ताकतवर होंगे? जिन्वो इग्रिस के पास जाता है और उसे पता लगता है कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। इग्रिस को रखने के लिए वो 11 सोल्जर्स की एक्सट्रैक्शन को कैंसिल
कैंसिल कर देता है क्योंकि शैडो स्टोरेज में अभी लिमिट है। वो इग्रिस के सामने अराइज कहता है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है जो कि जिन्वू को भी धक्का दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही एक मैसेज आता है कि एक्सट्रैक्शन फेल हो गई है। अब जिन्वू के पास सिर्फ 2 और ट्राई बचे हैं, लेकिन उसका दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। वहीं हंटर एसोसिएशन टावर में गोटो वो से कह रहा था, हंटर्स अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वो रीअवेकन ना हो, इसलिए वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स को ट्रेन करते हैं और भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करते हैं। डंजन में जिन्वू इग्रिस से बात कर रहा था। तुम क्या यहाँ पर अपने किंग का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वो वापस आएगा? इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारी तलवार दुश्मनों की गर्दनें काटने के लिए है। तुम कब तक एक खाली थ्रोन की रक्षा करते रहोगे? अगर तुम अपनी तलवार को किसी को डेडिकेट ही करना चाहते हो तो मुझे सर्व करो। अराइज। इस बार उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल होती है और इग्रिस की शैडो वहाँ बाहर आ जाती है और जिन्वू को उसका नाम रखने के लिए कहा जाता है। वो उसका नाम इग्रिस ही रखता है। इसी दौरान गोटो कह रहा था, रीअवेकनिंग हर दिन होती रहती है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन कोई ऐसा हंटर आएगा जो कि हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा और सभी हंटर्स को गाइड करेगा। इसी दौरान जिनकी सारी शैडो आर्मी उसके सामने झुक जाती है। दूसरी तरफ सारे हंटर्स अब जेजू आइलैंड पर पहुंच गए हैं। मिस्टर चॉय एक एंट को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो अब इवॉल्व हो रहे हैं और उनके पंख आ चुके हैं। आगे हम जिन्वू को देखते हैं जिससे उसकी बहन का फोन आता है और वो उसे याद दिलाती है कि आज उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना था, जहाँ जिना देखती है कि वो काफी ज्यादा अलग दिख रहा था। मैं तो बस टीचर्स और स्कूल के सामने थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगना चाहता था, प्रोफेशनल जैसा। वही स्कूल की सारी लड़कियां उसके पीछे लट्टू होने लगी हैं। जिना उसे याद दिलाती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या वो उसे अपने कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा सकती है। तुम मेरे सामने ज्यादा फ्री मत हो, समझी ना? वैसे भी तेरी सारी दोस्त बदसूरत है, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड है, समझी? इसके बाद वो टीचर से मिलने चाहता है जहाँ वो उसकी छोटी बहन की तारीफ ही करे जा रही थी कि वो कितनी बड़ी रोल मॉडल है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। वो उसे ये भी बताती है कि जैसे उसके एग्जाम स्कोर्स आए हैं वो किसी भी मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकती है, लेकिन उसकी टीचर को सिर्फ एक ही फिक्र है कि अगर तुम्हारी बहन की अवेकनिंग होती है तो तुम उसे हंटर बनने दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती थी। इसके बाद हम सांगी को देखते हैं जो कि सामने जिन्वू को देखकर हैरान हो जाती है। वो बताता है कि वो जिना का भाई है, लेकिन सांगी को पहले ही पता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहती है कि चाहे वो टीचर जितना मर्जी कहे वो वापस स्कूल नहीं आने वाली और हंटिंग तो कतई ही नहीं छोड़ेगी। सुन बे मंदबुद्धि, तू सिर्फ एक ई रैंक हंटर है, तेरी रोजी रोटी हंटिंग करके नहीं चलने वाली। तो सांगी कहती है कि वो भी तो ई रैंक हंटर है। मैं असल में तुम्हें हंटिंग छोड़ने के लिए नहीं कहने आया हूँ, मेरे साथ चलो। वहीं एयरपोर्ट पर हम वो को देखते हैं जो कि उसी चिंदी चोरहान के छोटे भाई का स्वागत करता है जिसका नाम डॉन सू है। क्या तुम उन 2 हंटर से मिलने आए हो? तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं मिलने नहीं, बदला लेने आया हूँ। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, वो भी एक डंजन के अंदर, ताकि किसी को कुछ ना पता चले। तुम और तुम्हारी सर्वेलेंस टीम सिर्फ एक्टिंग करना कि तुम कुछ नहीं जानते। हाँ, अगर तुम जैसे चूहों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो बात अलग है। मेरा काम सिर्फ उन हंटर्स को मॉनिटर करना है जो पब्लिक के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद डॉन सू वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में उस एंट की बॉडी को उतारा जा रहा था। प्रेसिडेंट, हमें कुछ खतरनाक चीजें पता चली हैं। एवोल्यूशन की वजह से रेड एंट्स के पास विंग्स आ गई हैं जिसका यूज करके वो ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वो थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो और इवॉल्व होते हैं तो जेजू आइलैंड से यहाँ पर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वो यहाँ आ गए तो हमारा पूरा नेशन तबाह हो सकता है। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जिन्वू सांगी को एक डंजन रेड पर लेकर आया है जिसमें उसकी मदद आने की है। ये असल में नए हंटर्स के लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और जिन्वू के कहने पर उसने जिन और सांगी को पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी है। वो बात कर ही रहे थे तब स्ट्राइक टीम का टैंक उन्हें रोक देता है जो इंतजार कर करके थक चुका था। उसका नाम किम चू है जो कि एक ए रैंक टैंक है और इस मिशन का लीडर भी। तो मुझे बेबी सिटिंग का काम दे रहे हो, वो भी 2 ई रैंक्स का। किम चू के अलावा स्ट्राइक टीम में 5 बी रैंक्स भी हैं और 2 सी रैंक्स। जब इसे पता चलेगा कि डंजन्स कितने खतरनाक होते हैं तो ये अपने आप ही पीछे हट जाएगी। इसके बाद सभी लोग गेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जिन्वू को कुछ फील होता है और हम देखते हैं कि वो डंजन गेट अचानक से रेड कलर का हो जाता है। जिन्वू सांगी के साथ वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, तो वो आन से कहता है कि वो मदद लेकर आए और पोर्टल वापस से जिन्वू को अंदर खींच लेती है। जब बाइक को ये पता लगता है वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एक सी रैंक गेट का रेड कलर में बदलना इम्पॉसिबल है और वो खुद इस चीज को चेक करना चाहता है। वहीं डंजन में सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गेट डिसअपीयर हो चुका है और वो बिल्कुल ही अलग सी जगह पर है। ये सब कुछ उस रेड गेट की वजह से है। रेड गेट एक ऐसे डंजन में लेकर जाता है जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड होता है और यहाँ से तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक कि डंजन का बॉस न हार जाए या फिर ये डंजन खुद टूट जाए। और ऐसे डंजन में बाहर से कोई भी हमारी मदद करने नहीं आ सकता। तभी एक तीर उड़ता हुआ सांगी के पास आता है लेकिन जिन्वू अपने हाथ से उसे रोक देता है। जिन्वू ने सांगी को तो बचा लिया था लेकिन एक और हंटर उस तीर की वजह से मारा जाता है। हम देखते हैं कि यह हमला आइस सेल्फ्स ने किया था। वो उतनी दूर से हमला कर रहे थे कि कोई एवरेज हंटर उनकी अटैक का तो पता ही नहीं लगा पाता, लेकिन जिन्वू कोई नॉर्मल हंटर नहीं था। इन सब ने जानबूझकर हमारे कमजोर हंटर पर हमला किया। वो एल्व्स कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। वहीं जिन्वू भी काफी गुस्से में था। वहीं अपनी लोकेशन रिवील होने की वजह से वो एल्व्स वहाँ से चले जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक रेड गेट है, हमारी मदद करने बाहर से कोई नहीं आने वाला और क्योंकि मैं ही सबसे हाई रैंकर हूँ, तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी। पर इतने बड़े ग्रुप को मैं कमांड नहीं कर सकता, तो हम 2 ग्रुप्स में बच जाएंगे। जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं मेरे साथ चलो, लेकिन वो सी या उससे निचले रैंक वालों को अपने साथ आने नहीं देता। तुम लोग सिर्फ हम पर बोझ ही बनोगे। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें तुम्हें छोड़ना ही होगा। यहाँ का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। ऐसे में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। दुनिया का यही दस्तूर है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकता है। लेकिन तभी एक बी रैंक हंटर किंग के ग्रुप को छोड़कर जिन्वू को ज्वाइन कर लेती है। किंग को सैरो के बारे में तो पता भी नहीं लगा था और तुमने उसे अपने हाथों से रोक दिया। तुम एक ही रैंक हंटर तो हो ही नहीं सकते। आपको लगता है जिन्वू या तो ए रैंक है या फिर उससे भी ऊपर। इसके बाद वो दोनों टीम्स अपने अलग अलग रास्ते में निकल जाती है। किंग को आगे जाने पर पता लगता है कि ये एरिया आइस बेयर्स का है। जिन्वू का ग्रुप तो मारा
ही जाएगा। एक सेकंड, उसके ग्रुप में एक बी रैंक है और एक सी रैंक, तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि उसका लीडर कोई ई रैंक है। तभी उसके ग्रुप का सामना 3 बेयर से होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किम इतना उछल क्यों रहा था। उसके ऊपर जब एक बेयर हमला करता है उसके पंजे ही टूट जाते हैं और किमचू अगले ही पल उसे बीच में से काट देता है। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अभी भी 2 बेयर्स जिंदा हैं। वहीं जिनवो के ग्रुप में पार्क नोटिस करती है कि उनके चारों तरफ भालू के पंजों के निशान हैं। हम भालुओं के इलाके में हैं, हमें वापस चलना चाहिए। हम इसलिए सिर्फ आगे बढ़ेंगे अगर हम भालुओं के इलाके में हैं, यानी हमें सिर्फ उनसे ही संभल कर रहना होगा। आइसेल्स जैसे समझदार दुश्मनों से भालुओं से लड़ना बेटर है। पार्क हैरान हो जाती है कि वो इतना आगे की सोच रहा है और वो उससे माफी मांगती है। जिनवो पार्क के लिए एक कोट निकालता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने अभी अभी समनिंग मैजिक यूज किया, क्योंकि हाई लेवल हंटर्स भी 2-3 छोटी मोटी चीजों से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। वहीं जिनवो उन सभी के लिए एक एक कोट निकाल देता है और सांगी सोचने लगती है कि आखिर जिनवो है कौन। जिनवो उसे अपनी असली पावर्स नहीं बताता और यहाँ उसे लाने के लिए माफी मांगता है। मैं तुम्हें सेफ रखूंगा और तुम सबको भी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम में से कोई भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तभी उनके सामने भी एक बेयर आ जाता है और जिनवो उससे लड़ने के लिए अपने वुल्फ असासिन टाइटल को सिलेक्ट कर लेता है। वहीं डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बाइक पहुंचा हुआ है जो देखता है कि रेड गेट पूरी तरह से सील हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हंटर्स के सर्वाइव करने का ज्यादा चांस है, लेकिन अंत में सारी चीजें किमचू पर ही डिपेंड करेंगी। असल में एक और हंटर है जो उन्हें बचा सकता है। मुझे लगता है कि उसकी रीअवेकनिंग हुई है, पर ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। तभी वहाँ पर डोंगसू आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। वो सब छोड़ो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ई रैंक व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट में क्या कर रहा है। बाइक हैरान हो जाता है कि उसका टारगेट एक ई रैंक हंटर है। वहीं डोंगसू का भी दिमाग खराब हो जाता है। मैं अमेरिका से उड़कर इसके लिए आया था, छुछुंदर इस गेट के अंदर फंसा पड़ा है, वो तो मेरे बिना कुछ किए ही इसके अंदर मर जाएगा। जिनवो तो काफी लकी है, जब तक वो अंदर है डोंगसू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर क्या वो वहाँ से जिंदा भी आ पाएगा? वहीं डंजन में सभी लोग हैरान खड़े थे क्योंकि जिनवो ने अकेले ही उस आइस बेयर को हरा दिया था और उसने एक नहीं दर्जनों बेयर्स को हरा दिया है। और रात को वो सभी लोग बेयर मीट की पार्टी कर रहे थे। वहीं वो दोनों लड़कियां हैरान थी क्योंकि इतने सारे बेयर्स को मारने के बाद भी जिनवो ट्रेनिंग करने गया है। दूसरी तरफ हम जिनवो को देखते हैं जो कि असल में सीधा बेयर्स के घर के अंदर गया है और वो उन सबको वहीं पर ठिकाने लगाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी आर्मी को समन करता है। ये तुम्हारा पहला मिशन है, सारे बेयर्स को खत्म कर दो। जिसके बाद जिनवो की आर्मी और उन बेयर्स के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। वो बेयर्स काफी पावरफुल हैं, लेकिन जिनवो की आर्मी भी कुछ कम नहीं थी और मेजर्स भी अपना पूरा काम कर रहे थे। और जब बेयर्स कुछ सोल्जर्स को मार भी देते हैं वो वापस से खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अनडेड है। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी एमपी जरूर खत्म हो रही है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उन बेयर्स का लीडर सामने आ जाता है जिसकी ताकत बाकी सबसे कहीं ज्यादा थी और वो आसानी से उन सोल्जर्स के झुंड को हराता जाता है और वो अपनी रोड से ही सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जिनवो का माना भी 0 पर आ जाता है। उसके सारे शैडो सोल्जर्स पलक झपकते ही खत्म हो गए थे और अब उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उन्हें समन करे। तो जिनवो उस बेयर से लड़ने के लिए इग्रिस को भेजता है। वो बेयर झट से इग्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन इग्रिस के सामने वो बेयर भी नहीं टिक पाता। इग्रिस उसके साथ बिल्कुल वैसे ही खेल रहा था जैसे उसने जिनवो की कुटाई की थी और वो हमला करके उसे अपने घुटनों पर ले आता है, जिसके बाद वो उस लड़ाई को उस बेयर की गर्दन काट के खत्म कर देता है। इग्रिस तो सच में काफी ताकतवर है। अगर हमारी लड़ाई के वक्त इसने तलवार नीचे ना गिराई होती तो मैं तो डेफिनेटली मारा जाता। जिनवो को रियलाइज होता है कि वो अब जाकर इग्रिस के लेवल पर आया है, या शायद मैं अब भी उससे कमजोर ही हूँ। इग्रिस अपने मास्टर के सामने घुटने टेकता है और जिनवो उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम किमचू को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी पार्टी के बाकी के मेंबर्स मारे जा चुके हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के एलीट्स को जरूर ज्वाइन करूंगा, लेकिन अपनी सिचुएशन को देखकर उसकी फटने लगती है और वो आइसेल्स उसके बच्चे कुछ ग्रुप को भी मार डालते हैं। उसका थोपड़ा देखकर किमचू की फट जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और उसे भागता हुआ एल्व्स का लीडर भी देख रहा था। आगे जिनवो अराइज कहता है जिससे उन सभी बेयर्स की शैडोज एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं और अब उसकी आर्मी और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। वहीं गेट के बाहर अब 3 घंटे बीत चुके हैं, यानी गेट के अंदर 3 दिन। डोंगसो को लगता है कि जिनवो मर चुका होगा और वहाँ से जाने लगता है। एक मिनट, जिनवो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है ना, तो वो इस गेट में कैसे गया? वो मेरा दोस्त है, वो लेवल सी क्वेस्ट को देखना चाहता था इसलिए मैं उसे साथ में ले आया। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें क्या लगा था मैं ये कहूंगा? मुझे पता है कि तुम्हें नई चीजें पसंद है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी उसका हाथ बाइक आकर पकड़ लेता है। डोंगसू, इसे छोड़ दो। क्या एक छोटी सी कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर दे रहा है? इससे बाइक का गुस्सा भी बढ़ जाता है और दोनों की पावर्स क्लैश होने लगती हैं और डर के मारे आम पीछे जाने लगता है। ऐसे हंटर्स की लड़ाई अगर हमने इसे नहीं रोका तो। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं जिससे वहाँ की जमीन टूटने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐन वक्त पर वो बीच में आ गया था। अगर आप दोनों ने अपनी ताकत को ना रोका होता तो आज मैं अपने दोनों हाथ खो बैठता। मुझे नहीं पता कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, पर 2 महीने पहले मैंने खुद संग की मैजिक पावर टेस्ट की थी। वो सच में अभी भी एक ई रैंक हंटर ही है और हांग को किसी मैजिक बीस्ट ने मारा था। ऑब्वियसली तुम झूठ कह रहे हो, लगता है मेरे भाई को यू ने मारा है। फिर आप जिनवो के पीछे क्यों पड़े हैं? तुम अभी तक नहीं समझे, वो तो बस किसी को मारने का बहाना है। तभी उसे कोई मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं डंजन के अंदर किम चलता चलता उसी बेयर्स के ढेर पर आता है जिन्हें जिनवो ने खत्म किया था। तो इसीलिए मुझे कोई बेयर्स नहीं दिखे। क्या उस रैंक ने इन सबको खत्म किया? नहीं, ये उनके बस का काम नहीं है। क्या ये वही व्हाइट डेमन का काम है? और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो भागता भागता जिनवो की पार्टी के पास पहुँचता है जो की हंस खेल रहे हैं और आराम से खाना पीना खा रहे हैं। तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो? असॉल्ट टीम पूरी तरह से खत्म हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारे पास खाना और केयर नहीं थे। तुम लोगों ने सब कुछ अपने लिए रख लिया और उसे लगता है कि पार्क
स्पार्क ने भी उनकी टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो इस बारे में जानती थी। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब भी तुमने कन्फेस नहीं किया तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, जिन्वो आके उसे रोक देता है और उसके हल्के से टपली से ही वो उड़ता हुआ कहीं दूर जाता है। तुमने अपने टीममेट्स को मरवा दिया और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते, बाहर आ जाओ। तभी उसके सामने कई सारे आई सेल्स आ जाते हैं और उनके साथ उनका बॉस भी था। इस कबाड़ के सामने लगता है कोई यूजफुल है। वहीं जिन्वो उसकी बात को समझ पाता है, जो देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिन्वो को लगता है कि शायद ये सिस्टम की वजह से है। चलो ये भी अच्छी बात है, इसने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे साथ कम्पीट करना चाहता है। लेकिन तभी जिन्वो बिजली की तेजी से उसकी गर्दन काट देता है। तुम कुछ कह रहे थे? जिसके बाद जिन्वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है पर वो उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है और इस अटैक से ही जिन्वो समझ गया था कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर जब तुम ह्यूमन नहीं हो तो ह्यूमंस के साथ घर घर क्यों खेल रहे हो? लेकिन जिन्वो को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। वाह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या हो। हमें हर वक्त आवाजें सुनाई देती हैं जो हमें ह्यूमंस को मारने को कहती हैं, पर तुमसे लड़ते वक्त वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। क्या ये सिस्टम की कमांड जैसा है और मेरे खिलाफ उसे आवाजें सुनाई नहीं दे रही? शायद क्योंकि मैं एक प्लेयर बन गया हूँ। हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पीछे खड़े ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। तुम कौन हो और ह्यूमन से क्यों लड़ना चाहते हो? हम हैं। लेकिन जैसे ही वो बताने वाला था वो ग्लिच हो जाता है। ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें बख्श देंगे। जिन्वो को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, पर अभी के लिए वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उसकी प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? तुम्हें पता है ना हमारे नंबर तुमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन ये सुन के जिन्वो बस स्माइल करता है और तुरंत ही अपनी आर्मी को समन कर देता है, जिसमें कि अब बेयर्स भी ऐड हो चुके हैं। इनको देखकर बाकी के हंटर्स भी डर जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की आर्मीज आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं जब वो सब लड़ रहे थे, जिन्वो के टीममेट्स वहां से जाने लगते हैं क्योंकि अगर वो इसके बीच में रहे तो उनकी मौत ही होगी। लेकिन उन्हें भागते हुए कुछ आई सेल्स देख लेते हैं और उनके ऊपर एरोस को शूट करते हैं। और जैसे ही वो उनकी कमान से निकलती है, वहाँ जिन्वो आ जाता है और इससे पहले कि उन्हें सोचने का समय मिलता, वो उन तीनों को काट के रख देता है। उसके साथ ही सही में ताकतवर है। मेरे सोल्जर्स भले ही मरते ना हो, पर मेरी एमपी बड़ी तेजी से खत्म हो रही है और उनका बॉस मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो जिन्वो के सोल्जर्स को हराता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जिसके बाद वो जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है और उसके हमले से जिन्वो समझ जाता है कि वो इग्रेस के साथ भी उसे नहीं हरा पाएगा। मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है। मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? संग जिन्वो। जिसके बाद फिर से उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान बारूका उसके वेपन को नीचे दबा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, वो अपने वेपन को फिर से अपने हाथ में समन करता है। लेकिन जो सेम अटैक इग्रेस पर काम कर गया था, उसे बारूका आसानी से इवेट कर लेता है और उसकी एक ही किक जिन्वो को उड़ता हुआ पीछे भेजती है। तभी जिन्वो के मेजेस बारूका के ऊपर एक फायरबॉल से हमला कर देते हैं। इस धमाके की वजह से किम को भी होश आ जाता है और अपने सामने जिन्वो को देखकर उसका गुस्सा फिर से सर चढ़ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। पीछे से उसके किम आ रहा था और उसके सामने से बारूका भी उसके ऊपर हमला करने आता है। वो जिन्वो के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी स्नो के अंदर से एक नया सोल्जर बाहर आता है और हम कुछ सेकंड्स पहले का सीन देखते हैं जब किम जिन्वो के ऊपर हमला करने आया था। उसने इग्रेस को समन किया, जिसने स्नो को उड़ाकर सारी चीजें छुपा ली और अगले ही पल अपनी तलवार किम चू के छाती में घुसा दी और उसके मरने के बाद जिन्वो उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके हमले से बारूका भी पीछे हो जाता है। जिन्वो उसका नाम आयरन रखता है। आयरन जब अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है, बारूका सबसे पहले उसी के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन बारूका के लिए आयरन की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो थी, तो वो आसानी से उसके अटैक से बचता जाता है। वहीं वो तीनों पेड़ के पीछे छुपकर इन सारी चीजों को देख रहे थे। मिस पार्क, क्या हंटर्स की लड़ाई ऐसी होती है? अगर ऐसा है तो मैं कभी हंटर कैसे बन पाऊंगी? लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी। ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तुम और वो नाइट मुझ पर साथ में हमला करो। इसके बाद इग्रेस के साथ साथ जिन्वो भी उसके साथ लड़ने लगता है और उन दोनों के साथ में लड़ने के बाद भी बारूका उन्हें टक्कर दे रहा था। तभी लड़ाई के बीच में आयरन फिर से अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से बारूका फिर से उसी के ऊपर हमला करने जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जिन्वो और इग्रेस दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो इग्रेस के अटैक से तो बच जाता है, पर जिन्वो के अटैक से नहीं बच पाता। इसने अपने वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड कर लिया। तो मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम सच में स्ट्रांग हो, पर तुम्हारे आदमी नहीं। तभी बारूका देखता है कि जिन्वो के सोल्जर्स ने उसके सभी आई सेल्स को अब मार डाला है, लेकिन अगर तुम मर गए तो वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। तभी जिन्वो अपने वेपन को थ्रो कर देता है, जिससे बारूका डॉज कर लेता है। उसे लगता है कि वो कितना बड़ा गधा है जो अपने वेपन को ही फेंक दिया, लेकिन तभी जिन अपने रूलर्स हैंड स्किल का यूज करता है और वो डैगर वापस से उड़ता हुआ उसी के ऊपर जाता है, जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में उसका वेपन ही टूट जाता है। आयरन उसके बुलाते ही आयरन भी वहाँ आ जाता है और अपने हाथों में बारूका को जकड़ लेता है। ये देख के सभी मेजेस उसके ऊपर अपने फायरबॉल स्पेल का यूज करते हैं, जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसके बाद भी बारूका जिंदा खड़ा था और वो बिना वेपन के आयरन को काट डालता है। वो चिल्ला के ऐलान करने लगता है कि वो उन सभी को मार डालेगा, लेकिन जिन्वो पहले ही अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज कर चुका था और वो अपना डैगर सीधा उसके पेट में घुसा देता है। लेकिन इतने से भी बारूका नहीं हारा था। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन तभी आयरन फिर से खड़ा होता है और अपनी एक्स से ऐसा जोरदार हमला करता है जिससे बारूका चपटा हो जाता है। इससे जिन्वो 2 बार लेवल अप होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि आयरन उसके मरने के बाद भी एक्स से उसके ऊपर हमला करता रहता है। ओए रुक जा, फालतू में ओवरबोर्ड क्यों जा रहा है बे? मेरे भविष्य की मुझे चिंता होने लगी है। आयरन उम्मीद भरी नजरों से इग्रेस की तरफ देखता है, लेकिन वो बस मुड़ के वहाँ से चला जाता है। तो वो बाकी के मेजेस के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगता है।
और अब क्योंकि उस डंजन का बॉस हार चुका था, बाहर का गेट भी ओपन हो जाता है, जिसे देख के वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन उससे पहले जिन बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। वहीं डंजन के बाहर अब 7 घंटे बीत चुके थे, यानी अंदर 1 हफ्ता। आन बाइक से कहता है कि वो यहाँ पर रहेंगे तो वो वापस जा सकते हैं। इसके अंदर मेरे मेंबर्स हैं तो मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? तभी उस गेट का कलर फिर से ब्लू हो जाता है और कुछ लोग वहाँ से बाहर आ रहे थे। ये देख के बाइक को लगता है कि ये जरूर किंचू होगा, लेकिन उस दरवाजे से पार्क और गो बाहर आते हैं, जिसके बाद जिनवो सांगी भी बाहर आ जाते हैं। मिस्टर संग, मुझे पता था ये कमाल का बंदा है। इसके बाद बाइक ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो डंजन का गेट गायब हो चुका है। ये हंटर्स का क्या हुआ? किम कहाँ है? सिर्फ लोरा हंटर से सर्वाइव कर पाए। आखिर गेट के अंदर क्या हुआ था? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी बाइक उसे रोक देता है। प्लीज रुको जरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं पहले ही थक चुका हूँ, तो क्यों ना तुम गिल्ड से ही बात करो। लेकिन इसकी वजह से बाइक को गुस्सा आ जाता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था या फिर एक धमकी। इस इंसिडेंट में हमारे 6 मेंबर्स मिसिंग है। मैं